अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मेरा इरादा था कि मैं मौजूदा पाक भारत कशीदगी के दौरान दोनों अतराफ होने वाले वो नुकसानात जिनके बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं और जिनके हवाले से बाकायदा तस्लीम किया गया दोनों साइड्स से, उनका मवाजना करूं आपके सामने और आपके सामने ये रखूं कि कितना नुकसान पहुंचा भारत को और कितना नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को, जानों के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के हवाले से, स्ट्रेटजिकल एसेट्स की तबाही के हवाले से, और इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो खौफ की फजा थी, अगरचे पाकिस्तानी लोग डरते वरते नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जिस तरीके से साफ जाहिर है कि ये सारे मामला होते रहे, ड्रोन फजाओं में गर्दिश करते रहे, तो एक खौफ की फजा यकीनी तौर पे कायम रही। इससे पहले तारीख में कब कब खौफ की इस तरह की फजा कायम की गई कि पूरा पाकिस्तान ही यूं लगे कि जैसे एक खौफ की और खतरे की कैफियत से गुजर रहा है। ऐसा पहले कब हुआ? तो लेकिन अब से थोड़ी देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया है, उसमें चंद बड़े अहम पॉइंट्स हैं। तो जो मैं बात कर रहा था नुकसानात के तकाबुल की, ये फिर अगले प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। अभी हम अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर क्या क्या अहम नुकात कहे, उनमें से कौन सी बातें दुरुस्त हैं, कौन सी बातें जो एग्जेजरेटेड हैं, हम क्या तबसरा कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इस खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से। जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान जारी किए जा रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी ने बड़ी हतमियत के साथ चंद बातें की हैं, इनका हमारे खित्ते के मुस्तकबिल पे क्या असर पड़ेगा। तो मैंने जो 1 बाय 1 पॉइंट नोट किए हैं, मैं वो पढ़ता जाता हूं और उनके ऊपर मैं आपके सामने हकाइक अगर मेरे पास हैं तो वो रखता हूं या अपना तज्जिया रखता हूं, बाकी बातें फिर अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। उन्होंने तकरीर का आगाज अपनी मुसल्लह अफवाज को और अपनी कौम को मुबारकबाद दे के, फतह की मुबारकबाद देकर किया और उनका यह दावा था कि भारत जो है उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और वो फतह याब हुआ है। हकीकी सूरत हाल यही है कि दोनों अतराफ से इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं, दोनों अतराफ जो है वो फतेह के दावे कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कोई मुनासिब रवैया है, कोई फुल फ्लेज जंग उस तरीके से थी भी नहीं। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया यकीनन भारत में हुआ पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को, जिसमें बहुत ही बेगुनाह लोगों को मारे गए और सबसे खौफनाक उसका पहलू यह था कि उसमें मजहब को देखकर मारा गया, जो बहुत ही खौफनाक बात थी। और अनफॉर्चुनेटली भारत ने इल्जाम जरूर लगाया, लेकिन अब तक पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं दिया। बल्कि मैं इस बात को एक लम्हे के लिए यहां रोक के, मैं अभी देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज बहुत गर्दिश कर रही है। कोई एक साहब है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है पाकिस्तान की एक सियासी जमात के लोगों को मुखातब करके कि जी आप इस हवाले से पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की फौज के साथ हमदर्दी ना करें। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो पहलगाम दहशतगर्दी का वाकया है ये आसिम मुनीर ने करवाया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कराया है। अब मेरे सुनने वाले जानते हैं कि मैं मुसलसल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर सारे मामला, सारा निज़ाम, सारी गवर्नेंस, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, अब तो खैर खेताबाड़ी तक भी पाकिस्तान आर्मी खुद करती है। तो हमने जब भी कोई बात करनी है किसी भी हवाले से तो वो फौज के बारे में, आर्मी के बारे में करनी है। और आर्मी को एक बंदा चलाता है और वो आर्मी चीफ होता है, तो आर्मी चीफ पे तनकीद करना, उसके काम के ऊपर बोलना, ये हर वो शख्स जो दावा करता है कि वो शोबा सहाफत से वाबस्ता है, उसका बुनियादी तरीन फर्ज है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो फौज कर रही है और फौज को एक बंदा चला रहा है। तो जब आप ये नहीं करते तो आप अपने मनसब के साथ बददियानती करते हैं, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे देखने वाले जानते हैं कि मैं मुसलसल तनकीद करता हूं और करता रहूंगा जब तक मेरे पास फैक्ट्स होंगे बोलने के। लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना हतमियत के साथ, सर्टेनिटी के साथ ये कहना कि पहलगाम हमला जनरल आसिम मुनीर ने कराया है, इसलिए गलत बात है कि इसका ये वाली बात तो भारत ने भी नहीं की अभी तक। मतलब ये बड़ी एक अहम बात है, मैं ये पॉइंट भी बार बार हाईलाइट कर चुका हुआ हूं कि भारत ये जरूर कह रहा है, कहता रहा है कि पाकिस्तान भारत के अंदर होने वाले हमलों में इन्वॉल्व रहा है। और इसमें से चंद हमलों के हवाले से तो हम लोग भी कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है भारत का इल्जाम, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो एक एविडेंस हो सकता है वो हमारी अपनी फौज हो सकती है। हमारी फौज के अपने जर्नल बैठ के टीवी के ऊपर ये बातें मान चुके हुए हैं। तो खैर वो अगर माने तो गद्दार नहीं, हम जैसे लोग बात भी करें तो गद्दार हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पहलगाम के हवाले से अभी तक भारत ने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा
जनरली बिल्कुल कहा है कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने करवाया है और इन लोगों के जरिए कराया। अभी तक नहीं कहा भारत ने, ये डिक्लेरेशन नहीं दी, ऑन द रिकॉर्ड आके ये स्टेटमेंट नहीं है किसी भी भारतीय इदारे की। तो अब जब भारत ने अभी तक नहीं कहा, और साफ ज़ाहिर है अगर भारत ना भी कहे तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास सबूत हो, और हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है और भारत कोई सबूत नहीं दे सका पहलगाम के हवाले से, तो मेरे ख्याल में यह कहना कि जी आसिम मुनीर ने कराया है, तो ये बात इस हद तक बिल्कुल गलत होगी। अगर होगी, सबूत होगी, तो डंगे की चोट पे कहेंगे, चाहे वो मारने की धमकियां दें, चाहे खानदानों को खत्म करने की धमकियां दें, जो भी हो सच बोला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं अगर ये ज्यादती होगी इस लम्हे ये कहना कि जब भारत भी ये बात नहीं कह रहा, तो ये जो उन्होंने मतलब ये एक पोस्ट चल रही है जी, और इसके ऊपर बात चल रही है कि जी क्योंकि इन्होंने करवाया है तो इनको सपोर्ट ना करें, ये बात गलत है। इस तरह से मतलब आप उस तरह से इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। लेकिन जहाँ तक बात इस हवाले से है, जो मोदी साहब ने मुबारकबाद दी, फतह का दावा किया, मैं ये समझता हूँ कि ये फतह के दावों का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें पाकिस्तान की तरफ से यकीनन ये बात की गई, मुसलसल की गई कि वो अगर कोई एक तहकीकात होती है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल की तहकीकात, तो उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। चले अब जो भी हो गया सो हो गया। मैंने कल भी यही अर्ज किया था कि जब वक्त गुजर जाता है, जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर अगर आपने आगे सुकून देखना हो, आगे आपने बेहतरी देखनी हो, तो कुछ बातों पर इंसान कंप्रोमाइज़ भी करता है और आगे चलता है। तो ये एक बेहतरीन मौका है। अब भी भारत जो है वो इन इन्वेस्टिगेशन की तरफ आए। मैंने पहले दिन से ये बात कही कि अगर भारत अनडिनाएबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आता है पहलगाम हमले के हवाले से, तो आप यकीन माने मेरी बात ये नोट कर लें, चाहे पाकिस्तान की साइड के सुनने वाले हों, चाहे दूसरी साइड के सरहद के सुनने वाले हों, कि पाकिस्तान के लोगों में इतना शऊर अब है और ये पहले वाले हालात नहीं हैं। बिल्कुल सूरत हाल बदल चुकी हुई है। पाकिस्तान में लोग खुद उठ खड़े होंगे कि जी हमारी स्टेट की तरफ से अगर, या हमारे मुल्क की तरफ से अगर कोई चंद लोग जो हैं किसी भी हवाले से मुलव्वस हुए तो, लेकिन भारत की तरफ से कोई सबूत नहीं आया। तो इस तनाजुर को देखते हुए जो भी वाकयात हुए, इसमें फतह का दावा करना जनाब जो ये बिल्कुल गलत बात थी, और कोई फतह शतह वाली बात नहीं है। नुकसान कम ज़्यादा हो जाता है। जब सीज फायर हो गया, कोई बहुत बड़ा मौका नहीं हुआ, तो ये बढ़ावा देने वाली बात होती है, और इसमें किसी की कोई फतह नहीं। फतह अमन की होनी चाहिए थी। अगर अमन की फतह होती, बुनियादी तौर पे मुल्क मैटर उस तरह से नहीं करते। लोगों की जिंदगियां, गरीब लोग, आम लोग, वो जो दो रोटी खाने के लिए सारा दिन मेहनत करके पूरे मुल्क का निजाम चलाते हैं दोनों तरफ, उनकी जिंदगियां, उनकी खुशहाली मैटर करती है, और उनकी खुशहाली और उनकी जीत असल जीत होगी, और उनकी जीत अमन की जीत होगी। यकीनी तौर पे अब भी वक्त है कि हम ये देखा जाए। आगे हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहावलपुर और मुरीद के अंदर जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे, ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के बदतरीन ठिकानों में शामिल हैं। जो लोग देखते हैं उनको जानते हैं। मैं बारहा इस बारे में बात कर चुका हूं कि चाहे जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हों बहावलपुर शहर में, चाहे मुरीद के अंदर जिहादियों के तरबियती और उनके रिक्रूटमेंट सेंटर जो रहे हिस्टोरिकली वो हों, हम सब लोग उस बातों के ऐनी शाहिद हैं। हम उस चीज को गलत कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं खुद बहावलपुर शहर से ताल्लुक रखता, कि इससे ऐसे लग रहा था मोदी साहब की तकरीर के जैसे पूरे बहावलपुर कोई दहशतगर्दी का एक वो अड्डा है। बहावलपुर के लोग, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, 99.99% लोगों को यही पता नहीं होगा कि यहां जैश ए मोहम्मद के ठिकाने कहां हैं। साफ ज़ाहिर है कि ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट के मामलात या इस तरह की चीज़ें हैं, वो एक बदकिस्मती का पहलू है पाकिस्तान का। खुदा करे, दुआ है हर ज़ी शऊर शख्स और हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल से निकलने वाली दुआ है कि हम जो है वो राह रास्त पे आएँ, हम सीधी राह पे चलें, हम ये काम छोड़ दें, ये हमने गलत किया था। हमें जिद में नहीं अड़ना अब कि ये चीज़ हमने की थी तो अब हमने अड़े रहना कि नहीं ऐसी की थी, सही कीता सी, या उसमें से वो जवाब नहीं तराशने। हमने आगे चलना है, बस इन चीज़ों को छोड़ने नहीं छोड़ रहे। यकीनी तौर पे जो मरकज तैयबा का एक ताल्लुक रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वहां पे नमाज जनाजा हुई, चाहे वो लोग दहशतगर्द ना भी हों, हम रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लेते हैं। आप में से जो भी लोग इन सारे मामलात को देख रहे हैं, एक लम्हे को जज्बातियत साइड पे रख के अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि पाक फौज के आला अफसरान का और पुलिस की आला क़यादत का जनाजे में शरीक होना उस तरीके से मरकज तैयबा के अंदर, लश्कर तैयबा जो कि इंटरनेशनली नोन
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पे हमले करती है। आपके सामने मैं बैठा हूं, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने यह बताया कि लश्कर तैयबा ने मेरे ऊपर हमला किया था साफज़रा ISI के कहने के ऊपर। तो ये सारी चीजें इस तनाजुर के अंदर जो जिस तरीके से एक जो फोटो आप आए उनका बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ा है, वो नहीं होना चाहिए था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मेरा ये पॉइंट ये था कि ये यकीनन नॉलेज में होना चाहिए दूसरी साइड पे भी कि इन शहरों के लोग बड़े अमन पसंद हैं, बड़ा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने वतन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने मजहब से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मजहब बहुत अच्छी चीज़ है, ये सब लोग इस चीज़ से आगाह हैं। लेकिन इनके इलाके चूंकि इकोनॉमिकली खुसूसन बहावलपुर वगैरह साउथ पंजाब थोड़ा सा पीछे रह गए, तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन आसान होती है ताकतवर की तरफ से, और बच्चों में इंडोक्ट्रिनेशन करके उनको गलत साइड पर लगाने का अमल जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन इन शहरों का या इनके इलाकों में अमन की बात करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस्लाम को अमन का दीन समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, मोहब्बत की बात करने वाले और प्यार की बात करने वाले लोग ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये दहशतगर्दी के ठिकानों वाले लोग नहीं हैं, ये और ही मामला है। तो इन शहरों को उस तरह से डब नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल ये मेरा एक व्यू पॉइंट है। इसी तरीके से उन्होंने दावा किया है नरेंद्र मोदी ने कि जो भारतीय हमले हुए उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये यानी कि जो 7 तारीख को हमला शुरू किया 7 मई को भारत ने, और जो कंक्लूड किया भारत की तरफ से ये आखिरी एयर स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान के एयर बेसिस पे 10 तारीख को, तो ये जो हमले थे इसके दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से 7 तारीख को भी जवाब दिया गया जब इंडिया के तैयारे गिराए इंक्लूडिंग राफेल, और उसके बाद 10 तारीख को भी एक जवाब दिया गया पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से। जो भारत की तरफ से हुआ उसमें यकीनन पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा हलाकतें हुई। पाकिस्तान ने खुद सामने आकर हलाकतों की तादाद भी बताई मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ हुई। जब तक ड्रोन आते रहे, ड्रोन गिरते रहे, जहां जहां ड्रोन गिरे तमाम जगहों पे नहीं लेकिन बहुत सी जगहों पे लोगों की शहादतें हुई, लोग मरे। लेकिन ये कहना कि 100 दहशतगर्द मारे गए बिल्कुल सफेद झूठ और गलत बात है। यकीनी तौर पे इख्तलाफ अपनी जगह पे, भारत एक मुख्तलिफ मुल्क, एक मुख्तलिफ हुकूमत, एक मुख्तलिफ रियासत, लेकिन वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज शख्स को इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि जो वो बात करे, वो अगर ये भी कह दें कि 2 दहशतगर्द मरे या 3 मरे तो ये भी काफी होगा। किसी रियासत पे वो इल्जाम ही लगाना चाह रहे हैं ना, लेकिन इस तरह 100 शहरियों को दहशतगर्द कहना बड़ी गलत बात थी। और पहली बात है 100 लोग इन टोटल जो है शायद वो मरे भी नहीं, इससे कम में थोड़ी सी तादाद, जो एग्जैक्ट फिगर जो मैंने इकट्ठे करने की कोशिश की हर शहर से। लेकिन ये कहना कि ये आतंकवादी थे सारे के सारे, ये बिल्कुल गलत बात है। इन 2 जो मराकज़ के ऊपर जो लोग इन जमातों से तल्लुक़ रखने वाले अगर कोई लोग होंगे भी सही तो वो 2-2 4-4 होंगे दोनों जगह पे, बाकी सब सिविलियन लोग थे जो पाकिस्तान जो ड्रोन हमलों में और मिसाइल हमलों में मुख्तलिफ जगहों पे मारे जाते रहे। जो ठिकानों पे हमले किए गए वो तो सिर्फ 7 तारीख को थे। चलो उसके ऊपर कोई डिबेट की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा भी तो लोग मरते रहे ना, और ये बात बिल्कुल गलत है कि इस तरह से ये 100 के 100 दहशतगर्द हैं। तो ये फैक्चुअली बात गलत थी, ये बात ना भी की जाती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपनी मुसल्लह अफवाज की और उनके जो इक्विपमेंट है उसकी मजबूती का जिक्र किया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती का जिक्र किया, और उन्होंने दावा किया कि उनके मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से जो पाकिस्तान है उसके मिसाइल हमले और जो उसके ड्रोन हमले थे वो कामयाब ना हो सके, और पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल आए वो जो है वो फ़ज़ा के अंदर ही जो है वो ख़त्म कर दिए गए। ये एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास जो है S-400 और इसके अलावा भी 2 मुख्तलिफ इस हवाले से सिस्टम्स हैं, ये बहुत ही बेशक जदीद हैं और इसकी वजह से बिल्कुल रोके गए मिसाइल। ये हमने रिपोर्ट किया रियल टाइम में जैसे जैसे ये हो रहा था वाक़यात और चीज़ों की तस्दीक करके, लेकिन तमाम मिसाइलों को रोक लिया गया। ये दावा भी मोदी का गलत है। उनके अपने लोग ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया तो जो बम हैं, जो मिसाइल्स हैं वो गिरे चंद जगहों पे जहां पे नुकसान हुआ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सबको रोक लिया, ये बात गलत है। इसी तरीके से उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए जब हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, यानी भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए पूरी दुनिया में घूमता फिर रहा था और कहता फिर रहा था कि ये जो है वो जंग बंदी करवा दें और ये ख़त्म करवा दें। अब इसमें मतलब हकाइक जो है वो इस तरह से हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो कोई शख्स भी ये नहीं कहता कि जी आप एस्केलेशन की बात करें, सब लोग डी एस्केलेशन की बात करते हैं। यकीनन पाकिस्तान ने भी की होगी और जो भारत से ताल्लुक़ रखने वाले सेम वॉइसेस थी उन्होंने भी ये बात की और ओपनली की। लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ, जो उन्होंने कहा कि डीजीएमओ को कॉल आई, ये मैंने कल भी अर्ज किया था, ये बात दुरुस्त, फैक्चुअली दुरुस्त है इस तरह से कहना, और ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले जो मीडिएटर्स के जरिए गुफ्तगू चल रही थी उसमें ये बात तय पा चुकी थी कि अब इस तरीके से डीजीएमओ का राब्ता होगा और जंग बंदी होगी। इस फैक्ट को भी गलत नरेट किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। ये इस तरीके से नहीं था, बहरहाल वो जिस तरह से कह रहे हैं वो अपनी जो बालादस्ती है उसको वो शायद करना चाह रहे हैं। अगर मेरे जैसा बंदा जो कि बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करते हुए अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई चीज जा रही है उसके ऊपर भी बोल रहा है, तो मैं भी ये समझता हूं कि अगर भारत की बालादस्ती हो भी सही तो पाकिस्तान जाके किसी को कहेगा नहीं। मतलब पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान वार शार से नहीं डरता, ये बात फैक्ट है। ओवरऑल ये उनके आप कह लें डीएनए के अंदर ही नहीं है। तो और ये भारत को इस चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए। ये कोई धमकी वाली ये वो बात नहीं है, ये एक आप कह लें कि एक फैक्चुअल कमेंट है और इसमें इसको समझ आना आगे से सूरत हाल को बेहतर डील करने के लिए भी भारत के लिए एक फायदेमंद हो सकता है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अभी हमने सिर्फ रोका है, जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको हमने ख़त्म नहीं किया है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई दहशतगर्दी की किसी भी जगह पे हुई तो इसको फौरी तौर पे दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके हवाले से मैं उनको गलत जैसे ही नहीं कहूँगा, मैं अपना कमेंट आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने कल भी शेयर किया कि मैंने बहुत समझने की कोशिश की सूरत हाल को दोनों तरफ के अहम लोगों से, और जो मुझे समझ आई वो यही है कि अभी शायद कम से कम 4-5 साल, ये मतलब है कोई खबर की बात नहीं है, एक कमेंट है, एक अंदाजा है कि जिस तरीके से दोनों साइड्स को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगा है, इस तनाजुर में अगर बात करें तो अभी कुछ अर्सा इस तरह का कोई चीज़ नहीं होगी, पाकिस्तान की तरफ से भी यकीनन नहीं होगी, और भारत भी उस हद तक जिस तरह मोदी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रोका है, किसी भी टाइम दोबारा हमला कर देंगे, नहीं करेंगे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, इस तरह का जिस तरह का माहौल बना था अभी बहुत जल्द दोबारा नहीं बन सकेगा। फैक्चुअल सूरत हाल यही है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अफसरान दहशतगर्दी के गुरोहों का साथ देते हैं, ये फेल एक दिन पाकिस्तान को ही तबाह कर देगा। उन्होंने हिंदी में ये जुमले बोले, मैंने कोशिश करके उनकी उर्दू लिखी है। ये एक ऐसी बात है जो मोदी हैं वो तो गुस्से में कह रहे हैं और वो इल्ज़ाम के लहजे में कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात है जो मैं नहीं, पाकिस्तान के बहुत से लोग, बहुत से लिखने वाले, बहुत से क्रिटिकल लोग, यहां तक के पाक फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग जब रिटायर होते हैं तो जब वो पूरा पीछे बैठ के अपने मामलात को देखते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है, अपनी इकॉनमी को मजबूत करना है, साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना है, एजुकेशन में, इल्म में आगे जाना है, जिंदा कौमों में अपनी एक निशान बनाना है, तो पाकिस्तान को ये जो मामला है, ये जो प्रॉक्सीज का हमने सिलसिला शुरू किया था 70s के अंदर, इसको अब अल्टीमेटली अबंडन करना है और कंप्लीटली अबंडन करना है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पूरा खित्ता मिल जाए, तमाम ममालिक मिल जाएं और इन दहशतगर्द ग्रोहों का, एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों का खात्मा करें। ना किसी को किसी मजहब से नफरत है, ना ही कोई मजहब गलत है, सब लोग जो हैं उनका एक अपना तरीकाकार सोचने का अंदाज है, सब मोहब्बतों की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन चंद मफाद परस्त सियासी मफादात रखने वाले लोग जो हैं अपनी ताकत को कायम रखने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, नफरतें उभारते हैं, जो बहुत गलत बात है। हमने बहरहाल इस चीज़ से, इस बात से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना है, और ये बात बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से भी सोची जानी चाहिए कि अगर जो भी मामला इस वक्त हैं, ख़ुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि बहुत बड़ा थ्रेट करार दी जा रही है पाकिस्तान में, इस हवाले से जिस तरह शिद्दत पसंदी फैल रही है, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, मारा जा रहा है, लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, झूठे इल्ज़ामात लगा के। मैं आपको बहुत दफ़ा बताता हूं कि मैं एससी कॉलेज भावलपुर से पढ़ा हूं, तो भावलपुर कॉलेज में, एससी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर जो बहुत ही
एक मोहब्बत करने वाले शख्स, एक बड़ा ज़बरदस्त उस्ताद थे, उनको उनके स्टूडेंट ने, जो ये तरीके लबैक वगैरह का दहशतगर्द था, 18-19 साल का, अब उसकी उम्र खैर उसकी जान बचाने के लिए कम करके शो की जा रही है, उसने गोली मार दी क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर। ये एक वाक़या, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं, और बाज़ जगह क्लेम किया जाता है, बाज़ जगह नहीं किया जाता। ये भी एक दिन नसूर बनेगा। हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ, इक़दाम होते रहे हैं, हमेशा होते रहेंगे, लेकिन ये सच्ची बातें ये की करते रहे, हम करते रहेंगे। इस चीज़ से पीछे हटना है। ये मोदी कहें या ना कहें, उनका कोई तल्लुक नहीं हमारे मुल्क से। जो हमारा मुल्क है, हमें अपनी जो एक हक सच की बात है वो ज़रूर करनी है। इसके बाद ख़ुसूसी तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से जब पाकिस्तान में बात होती है, तो पाकिस्तान जो इन्होंने बात की, नरेंद्र मोदी ने वो बड़ी सख्त बात की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी तकरीर के कंक्लूजन के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी पे होगी, और पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है, तब्ज़े का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वैसे, उसके ऊपर होगी। तो साफ ज़ाहिर है कि ये तो बिल्कुल ही ना गल करने वाली गल्लां हुई कि वो बात नहीं करना चाहते। तो साफ ज़ाहिर है कि जो कश्मीर है, कश्मीर का रीजन ही एक प्रॉब्लमेटिक रीजन है, और उसके ऊपर जो मामलात हैं वो दुनिया के सामने हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और जो वहाँ के लोगों का मन है, मंशा है, वो सबके सामने है। आज़ाद कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान की साइड पर वाले कश्मीर के लोग या भारत की साइड कंट्रोल में जो कश्मीर उसके लोग क्या कहते हैं, वो बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर इस बात के ऊपर डटे रहेंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। ये बात ना करने वाली बात थी और बड़ी अफसोसनाक बात थी। कोई लीडर ये बात नहीं कर सकता, और मोदी साहब को साफ ज़ाहिर है जिस तरह का रवैया या जिस तरह इंतहा पसंदी उनके आने के बाद भारत में फैली है, उनको लीडर कहा भी नहीं जा सकता। उनको, वो तो अगर एक लीडर होते तो वो इन चीज़ों को, इन नफरतों को ख़त्म करते बजाय बढ़ावा देने के, लेकिन वही आरएसएस की आइडियोलॉजी चली उनके इक़्तिदार के अंदर। अब जो उन्होंने बात की ये बड़ी खौफनाक बात थी, लेकिन अब उन्होंने कहा यह दहशतगर्दी पे होगी। अच्छा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दहशतगर्दी पे बात करने पे इसलिए एतराज़ नहीं होगा कि अगर भारत चाहता है कि जी दहशतगर्दी होती है उस पर बात की जाए, तो जो पाकिस्तानी साइड पे दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान भी उसका इल्ज़ाम ये लगाता है। अब हमारा इस पे मुख्तलिफ व्यू या मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हम जो लोग, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपकी मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी होती है। जितने वाक़यात पाकिस्तान के अंदर होते हैं, खुसूसन जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का जो निशाना रहा है, वो तो खुदा की पनाह। अब मतलब है कि 50-50 लोग तक भी एक एक दिन के अंदर मारे, कितने कितने दहशतगर्द हमले होते रहे ये 17 मार्च 2025 से पहले। और उसके बाद थोड़ा सा सुकून हुआ, वैसे खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये है कि इसके ऊपर बात हो सकती है। हाँ, ये चीज़ अलग बात है कि जो भारत के अंदर दहशतगर्दी होती है, वो भारत पहले ये सबूत देता रहा है कि पाकिस्तान से लोग आए हैं। अभी पहलगाम में तो कोई सबूत नहीं दिया। BLA के बारे में तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि भारतीय शहरी आके BLA में शामिल होकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का एलिगेशन है वो ये है कि भारत फंड या स्पॉन्सर करता है पीछे से। ये बात हम मानते हैं कि ये हमारे अपने ही लोग हैं। बलोच रिक्रूटमेंट जो है वो सारी बलोच लोगों के अंदर से ही होती है। वो साफ ज़ाहिर है, अब इस मौजू पे इस वक्त बात मैं नहीं करना चाहता। मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ कि बलोच लोगों का, जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनके जो रिसोर्सेज को पाकिस्तान बनने से लेके अब तक पिछली 8 दहाइयों में एक्सप्लॉइट किया गया और उनको वहाँ पर तरक्की नहीं हो सकी। ये उनके बड़े ग्रीवेंसेज हैं और मैंने हमेशा ये कहा कि इनसे हमें बात करनी है। और जो दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो दहशतगर्दी है जो कि एक सोच की बुनियाद के ऊपर गले काटने वाली और कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलने वाली दहशतगर्दी है। उसको जब तक हम जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, हम ना अपने वतन को, अपने पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, ना ही अपने मज़हब के हवाले से कोई मस्बत चेहरा दुनिया को दिखा सकते हैं। मनफियत का, दहशतगर्दी का चेहरा जो है वो वाक़तन कौमों को, मुल्कों को तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन ये जो बात नरेंद्र मोदी ने की कि सिर्फ इन 2 बातों पर बात होगी, तो वही मैंने कहा कि ये तो बात ना करने वाली बात हुई। बात होनी चाहिए, मजबूत हैं, कमज़ोर हैं। आप मजबूत हैं जी, आप फिर ये बात सुन के आपके आके बैठ जाएं और बात करें। ये बात अपनी जगह पे है जो पाकिस्तान कहता है कि आपसे मरूब नहीं होंगे, आपकी ताकत को नहीं मानेंगे। कोई भी कभी किसी की ताकत को नहीं मानता, कमज़ोर हो भी से कमज़ोर भी नहीं मानता। हर बंदे की, हर कौम की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ एस्टीम होती है, एक सॉवरेनिटी होती है, जिसको भारत ने बहुत गलत तरीके से वायलेट किया, कई मरतबा किया इन पिछले 4-5 दिनों के अंदर। और अब ये सारा कन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया। अब यकीनी तौर पे अगर विजन है और विजनरी लीडरशिप है दोनों तरफ, तो बात आगे चलनी चाहिए। बात अब यकीनी तौर पे होनी चाहिए। अगर दहशतगर्दी की बात है तो करें, बैठेंगे तो बात होगी ना। लड़ते रहने से तो कोई मसला हल नहीं होगा।
पैसा लगता है इन सारी चीज़ों के ऊपर, पैसा गरीब कमा के देता है दोनों तरफ जो है ना, तो गरीब का नुकसान होगा। मतलब जो भारतीय लोग ये सोच रहे होंगे जी नहीं दहशतगर्दी पे हमने कोई बात नहीं करनी, हमने लड़ना है, तो लड़ने में किसी का फायदा नहीं है। आपने दहशतगर्दी पे करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इतराज़ होगा, उनके पास अपने शवाहिद हैं, वो अपने शवाहिद रखेंगे, आप अपने शवाहिद रखें और बात करें और खित्ते को आगे लेके चलें। कश्मीर का मामला एक अलग मामला है, उसके ऊपर भी बात अलग से हो सकती है। मेन कोर्स के अंदर आगे अगर हम पहले चलते रहे तो चला जा सकता है, अब भी चला जा सकता है। मैं तो भारत यही समझता हूँ दोनों तरफ में हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं, अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपनी अटेंशन ग्रैबिंग के लिए और अपने अपने मुल्कों में ताकतवर हल्कों को खुश करने के लिए लोग बहुत कुछ कहते और करते हैं। लेकिन आई होप कि सैनिटी प्रवेल करेगी और हम बाकी खित्तों की तरह, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, हम इस खित्ते के अंदर भी अमन, इत्तेहाद, यकजहती और आगे बढ़ने का एक सफ़र देखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में मैं इस जो ये क्लैश हुआ, इसके दौरान जो नुकसानात हुए और जो खौफ की फजा थी पाकिस्तान की साइड पे, उसका एक मादी के साथ तकाबुल आपके सामने रखूंगा। बहुत शुक्रिया।